Good morning, guys. Welcome to Unacademy, India's largest learning platform. हम यहाँ पर गेट और ईएससी की तैयारी करेंगे ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सजल मित्तल एंड मैंने एमटेक किया है आईआईटी कानपुर से और जियो टेक्निकल स्पेशलाइजेशन। दैट्स वाई मैं आपका जियो टेक्निकल आप समझ सकते हैं कि मैं आपका जियो टेक्निकल सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से आपको कवर करा सकता हूँ। मोर ओवर मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। इससे पहले मैंने कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और मैं करेंटली चेक ट्यूटर में भी अपना जो टीचिंग है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लस मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी है और मैं आपको बता दूं कि मैंने कई बार गेट क्रैक किया है। मैंने 2013 में गेट क्रैक किया था जिससे मुझे आईआईटी कानपुर मिला। उसके बाद मैंने 2016 गेट, 2017 गेट, सब में मैंने अच्छे से तैयारी करके गेट दिया और मेरी अंडर 200 रैंक आई है गेट में, जिससे मुझे पीएसयू एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड मिली थी, जिससे विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इसमें मैंने करीब 1 साल 10 महीने तक काम किया है। 1 साल 10 महीने तक काम किया है मैंने इस पीएसयू में। उसके बाद मैं तैयारी करता रहा साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विस की एंड 2018 में मैंने इंजीनियरिंग सर्विस भी क्रैक किया और करेंटली मैं सेंट्रल वाटर कमीशन में हूँ। ठीक है, विच इज़ अंडर द यू ऑलरेडी नोड एज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में मैं उसमें भी करेंटली काम कर रहा हूँ और मैं आपका जियो टेक्निकल सब्जेक्ट लूँगा। सबसे पहले तो ये तो मेरे बारे में बात हो गई और अन अकेडमी में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ये बात हो गई। लेकिन अब अन अकेडमी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सा है, आप जाएँ प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, उसे इंस्टॉल करें और उसमें कई सारे कोर्सेज आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब अन अकेडमी कई सारे कोर्सेज कवर करा रहा है, कई सारे। जैसे कि किसी को अगर मेडिकल लाइन में जाना तो नीट की प्रिपरेशन भी उसमें अन अकेडमी में हो रही है। किसी को सिविल सर्विस के लिए जाना तो उसकी अलग प्रिपरेशन हो रही है। क्योंकि हम लोग गेट और ईएससी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप गेट एंड ईएससी के लिए जा रहे हैं तो आप सीधे उसमें आप मॉड्यूल गेट एंड ईएससी सेलेक्ट करें और अपने आप को एनरोल करें। अब एनरोल करने के लिए देखिए क्या क्या हमारे पास सब्सक्रिप्शंस हैं अन अकेडमी में। तो सबसे पहले तो ये कई सारे सब्सक्रिप्शन हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिन्हें इंजीनियरिंग सर्विस निकालना ही निकालना है, वो इस 12th मंथ पे फोकस करें। ठीक है, बिना 1 साल की प्रिपरेशन के, विदाउट 1 साल प्रिपरेशन के आपका इंजीनियरिंग सर्विस निकल नहीं सकता। बहुत लंबी लड़ाई है। आप सोचें कि बस मेजर मैं सब्जेक्ट करके आसान सा करके मैं आपका सिलेक्शन ले लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और आजकल बच्चा एक एक टॉपिक, एक चीज़ पढ़ के जा रहा है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप कुछ सोच छोड़ सकते हैं। प्लस ये तो आपकी फीस है 25,000, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे विच इज़ SMYT, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SMYT, तो आपको दिस कोड SMYT कोड, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ये आपको जो कोर्स पड़ेगा वो पड़ेगा 1 साल का ओनली 22,500। देखिए, इतना चीप कोर्स आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप इमेजिन करिए कि अगर आप कोई ऑफलाइन करने जाते तो वहाँ पर रहने का खर्चा प्लस आपकी क्या कहते हैं फीस भी बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट, इनफैक्ट कई सारे ट्यूटर्स ऐसे हैं जो एक ही सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो आप उन अलग अलग ट्यूटर से भी उसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से गाइड ले सकते हैं और केवल 22,500 में, और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा फॉर ईएससी एंड गेट बोथ। हाँ, और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो थर्ड ईयर में अभी स्टूडेंट्स हैं और वो पहले से ही तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो 2 ईयर्स वाला सब्सक्रिप्शन लें। 2 ईयर्स वाला सब्सक्रिप्शन अभी से लेने से एडवांटेज देखिए कितना ज़्यादा है। अभी हमने देखा था कि जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो केवल 25,000 का और 2 ईयर का ओनली 30,000, ओनली 5,000 इंक्रीमेंट है। ठीक है, मतलब आपके पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी आ गया। अच्छा है अगर आपका एक ही साल में सिलेक्शन हो गया, लेकिन सपोज करिए आपका 1 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और सपोज करिए आपका सिलेक्शन हो भी गया और आपको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, फिर से तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या आप फिर से 22,500 पे करेंगे? नहीं। अब आप 2 साल का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो आपको केवल 30,000 पे करना है। अब तो एक बार ले लिए और 2 साल तक आप इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 1 ईयर, आई वुड सजेस्ट गो फॉर 2 ईयर। अगेन, अगर आपको ये बिना मेरे किसी कोड के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 30,000 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SMYT, जो कि मैंने स्पेशलाइज्ड डिस्काउंट देने के लिए ये कोड अवेलेबल कराया अन अकेडमी में, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको इसमें फिर से 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स आपको पड़ेगा 27,000 का ओनली।
ओनली 27,000 का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं कि किस तरीके से, ये तो आगे होगी सब्सक्रिप्शन की बात हुई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए टू क्रैक गेट एंड ईएसई, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। एक आपने बहुत अच्छा सा, आपको पता होगा एक टर्म होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क जिसने कर लिया, ठीक है, वो सिलेक्शन ले जाएगा। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क वो है कि आप किस तरीके से उसको सब्जेक्ट को कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में सपोज करिए कि 100% आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम में 80% सब्जेक्ट से हर बार पूछा जाता है और 20% वेरिएशन है, और वही 80% सब्जेक्ट, सपोज करिए कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है, उसका 80% और 20% में हमेशा डिवाइड होता है। ध्यान रखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो उसका 80% जो है वो इजी भी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एवरी ईयर एग्जाम में आता है, एवरी ईयर। लेकिन ये 20% जो टॉपिक है, ठीक है, वो टफ है और नॉट नेसेसरी कि it will ask every year, not necessary that it will ask every year। तो अब हम लोग क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे कि जो सब्जेक्ट हमारा 20% जो है, जो हर बार पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सपोज जिस 80% कवर 1 आवर, सपोज, तो ये 20% भी 1 आवर कवर लेगा, मतलब दोनों में ही बराबर टाइम लग रहा है। तो हम इस 20% को, ये 20% जो अभी हमने लिया है, इस 20% को करने की वजह, ठीक है, इस 20% करने की वजह अगर हम लोग 80% इतना अच्छे से कर लें, इस 80% को इतना अच्छे से कर लें कि उसके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। मैं कह रहा हूँ चलिए थोड़े बहुत भी गलत हो जाए, फिर भी आप 75% मार्क्स लेके आ पा रहे हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो आप इसी पे ध्यान दीजिए, आप 80% अच्छे से करिए, ठीक है। वो 80% करिए जो हर साल आता ही आता है, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो 20 सालों में नहीं पूछा वो आगे भी कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस 80% पे सबसे पहले तो फोकस करेंगे। दिस इज द स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क। सेकंड देखिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना है स्ट्रेटेजी में, सबसे पहले तो आप हर सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक ले लीजिए। हर सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक होगी, वो ले लीजिए, ठीक है। सेकंड, ये रेफरेंस बुक लेने के बाद आप रेफर करेंगे, क्लास नोट्स। ये जो मैं ऑनलाइन क्लास आपकी ले रहा हूँ, इसके नोट्स आप रेफर करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, आप रेफर नहीं करेंगे। रेफरेंस बुक को आप तभी रेफर करना है, रेफरेंस बुक से आपको तभी रेफर करना है जब आपके क्लास नोट्स में कोई दिक्कत आ रही हो, तभी आपको रेफरेंस बुक लेना है, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको इतना अच्छे से पूरा सब्जेक्ट करवाऊंगा, ठीक है, और आगे भी मैं और सब्जेक्ट करवा रहा हूँ। इनफैक्ट अनअकैडमी में जितने भी आपके एजुकेटर्स जो हैं वो भी पूरा सब्जेक्ट ग्रेस कर पा रहे हैं, और जितने भी ट्यूटर हैं वो सारे अच्छे से 0 से लेके एकदम एंड तक एक अच्छे से, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट कवर कराते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो पहले तो आप फिर से जो यहाँ पे ट्यूटर है या फैकल्टी, आप उनसे पूछिए, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, एक रेफरेंस बुक इसलिए भी एडवांटेज है, अभी मैं बताऊंगा क्यों है। थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको 4 to 5 टाइम्स लगाने ही हैं, अगर आपने ये नहीं किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लिया है और सिर्फ क्लास नोट पढ़ते रहे, तो सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं होगा सिलेक्शन। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं जरूर। जैसे ही आपने क्लास नोट्स करे, क्लास नोट में क्वेश्चन कराया, उनकी प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करने के बाद आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, उन्हें 4-5 बार लगाया, ठीक है। अब 4-5 बार कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ी परेशानी तो ये हो जाती है, और 4-5 बार हम पे तो टाइम है नहीं, इतना कैसे करेंगे। मैं बता रहा हूँ, देखिए 4-5 बार बहुत आसान है।
कुछ नहीं है सिलेक्शन लेना, वही है ना, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है लोगों को करना कैसे, तो कैसे वो करवाएगा, इसलिए उसी के लिए मैं बैठा हूँ। तो बेफिक्र रहिए, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए, आपने सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट स्टार्ट होने के बाद आपने सपोज करिए कि 15 दिन में एक सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज, ठीक है, 15 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। नहीं, अगर 15 दिन में एक सब्जेक्ट नहीं खत्म हो रहा तो ऐसा हो रहा है ना कि मतलब एक आधे आधे कुछ कुछ सब्जेक्ट तो हो जा रहे हैं, तो ऑन एन इफेक्टिवली देखा जाए तो आपका एक सब्जेक्ट 15 दिन में कवर हो जाता है। तो आपके पहले 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, अभी मैं एक सब्जेक्ट पे बात करूंगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपका 15 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो गया और आपने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के लगाना चालू कर दिया। और प्रीवियस ईयर के, मैं ईएससी की बात करूंगा, अगर ईएससी के हर सब्जेक्ट के 400 के आसपास क्वेश्चन है, लगभग 400 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप जब जब 15 दिन तक सब्जेक्ट चल रहा है तो आप पैरेलल भी क्वेश्चन आप लगाते चले जाएंगे, तो 20th डे तक आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद आप अब अगले सब्जेक्ट चल रहा है, आप उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं, लगाते रहिए। सपोज करिए 2 मंथ हो गए। आफ्टर 2 मंथ्स 2 मंथ्स के बाद आप क्या करिए, आप फिर से वही सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है, जो सबसे पहले हो चुका है, उसके क्लास नोट्स पढ़िए, ठीक है, उसके क्लास नोट्स पढ़िए। जब आपके क्लास नोट्स उसको रिवाइज हो जाए हैं, एक दिन में हो जाने चाहिए क्लास नोट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे ही क्लास नोट्स कवर हो जाए, ठीक है, तो देखिए, इससे पहले एक चीज़ और मिसिंग हो गई है कि जब आप ये क्वेश्चन लगा दें 28 डेट, तो आप उन पर सर्कल बनाते जाएं जो आपसे एक बार में नहीं हुए। सुनिए, इजी से इजी, भली वो एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन ना हो, आप ब्लफ नहीं करेंगे, अरे नहीं ये तो मुझसे बाद में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप तुरंत उस क्वेश्चन पे सर्कल लगाएंगे, ठीक है। अब जब आपने दोबारा से आफ्टर 2 मंथ स्टार्ट किया, तो क्लास नोट रिवीजन किया, आपने फिर से क्वेश्चन लगाए। अब जब आप फिर से क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो फिर से शुरू से सारे क्वेश्चन लगाएंगे। जब आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि जो आपसे फिर से हो जा रहे होंगे, उसमें सर्कल लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके पास फिर से न्यू क्वेश्चंस होंगे, न्यू क्वेश्चंस आएंगे जिन पे आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले से कोई सर्कल थे, जो सर्कल थे उनको सर्कल बनाते दीजिए। ऐसा नहीं है कि अब की बार आपसे सॉल्व हुए तो आप उस सर्कल को रब कर दे, बिल्कुल मत करिएगा, सर्कल बना रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद नए क्वेश्चंस आएंगे, नए क्वेश्चंस आने के बाद नए जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसमें भी सर्कल बनाते चले जाएंगे, नई न्यू क्वेश्चंस पे। तो अब जब आप क्या करेंगे, जैसे 2 मंथ्स हो गए, तो 2 मंथ्स बाद आप ये पूरी साइकिल चलाएंगे। अब आपका देखिए काम क्या रहेगा, आफ्टर 2 मंथ्स जो नया सब्जेक्ट जो चल रहा होगा, आपको न्यू सब्जेक्ट तो करना ही करना है, साथ में आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट भी करना है, साथ में रिवीजन भी करना है। तो आपका रिवीजन तो चल रहा होगा, और जो न्यू सब्जेक्ट जो पहले आपके हो चुके, तो उसको न्यू सब्जेक्ट को आपको, जितने न्यू सब्जेक्ट हो गए अब जो चल रहे होंगे साथ में, अब पहले जो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, इनिशियल सब्जेक्ट हो गए, तो उनका रिवीजन भी करना है। किस तरीके से, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तब होगा क्या कि एक जल्दी जल्दी करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि केवल नया सब्जेक्ट आप पे बचेगा और सारा कुछ आप रिवीजन कर चुके होंगे। तो अब फिर से अगेन 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 आप फिर से वो क्वेश्चन उठाएं, ठीक है, फिर से क्वेश्चन उठाएं उन्हीं वाले क्वेश्चंस को और फिर से लगाएं, लेकिन अब की बात सारे क्वेश्चन नहीं लगाएं। यही स्ट्रेटेजी है, फिर से जाने ये, अब की बात सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, अब की बात केवल वही क्वेश्चन लगाने हैं जिन पे सर्कल बना था, ध्यान रखिएगा, जिन पे सर्कल बना था बस वही लगाने हैं। तो अब आप बार बार वही सर्कल वाले क्वेश्चन आएंगे। सोचिए, आपने ऑलरेडी आधे क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं अपने, मतलब अब आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो केवल आधे क्वेश्चन ही लगा रहे होंगे। जब आप आधे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके पास टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा नहीं, और बहुत आराम से आप उसे 4-5 बार क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। मैं केवल सर्कल वाले इसलिए कह रहा हूँ, जो 2 महीने बाद आपने सोची जो क्वेश्चन लगाए थे जिन पर सर्कल नहीं बना, जो 2 महीने बाद भी याद रहे, तो वो आगे 2 महीने भी याद रहेंगे, और उसके बाद जब तक आप अपने लाइफ टाइम चल रहे हैं तब तक भी वो सारे टॉपिक्स आपको याद रहेंगे। दिस इज द मेन स्ट्रेटेजी टू क्रैक एनी एग्जाम। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सब कवर किया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इवॉल्व हुआ है, देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि हम लोगों को कई सारे प्रोजेक्ट थे साइट पे बनने के लिए, जैसे रोड बननी थी, साइड में रोड बननी थी,
ठीक है, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, मतलब जब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में किसी को पता नहीं था, तो वो इवॉल्व कैसे हुआ उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। साइट बननी थी, साइट पे देखिए रोड बननी थी, लोगों को बिल्डिंग बनानी थी, सॉरी, बिल्डिंग बनानी थी लोगों को, ठीक है, बिल्डिंग बनानी थी। बिल्डिंग बनाने के अलावा और क्या क्या बनाना था, सब, सॉरी, डैम बनाना था, डैम बनाने थे। इसके अलावा अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाने थे लोगों को, कई सारी चीज़ें बनानी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने थे। अब हुआ क्या, लोगों ने रोड बना दी, बिल्डिंग बना दी, और सॉइल के बारे में स्टडी किया नहीं, और बहुत बड़ा बड़ा लोड लगा दी, तो उससे क्या हुआ, इनका फेलियर होने लगा। अब ये फेल हो गई, अब ये फेल हो गए, अब फेल होने के, फेल हो गए, जैसे सपोज करिए डैम है, डैम में हमने स्टडी की नहीं सॉइल नीचे कैसी है, तो उसमें क्या होने लगा कि भाई डैम का लोड बहुत ज़्यादा था, सॉइल को अच्छे से हमने कवर नहीं किया, तो सॉइल डैम का जो यहाँ से पानी है वो इसमें यहाँ पर फ्लो होने लगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। जब इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा तो ये डैम का पूरा पूरा सब्सिडेंस हो गया, डैम फेल हो गई। क्यों? क्योंकि हमने सॉइल की स्टडी नहीं करी। इसी तरीके से बिल्डिंग की भी हमने स्टडी नहीं करी कि इसके नीचे कितनी सॉइल कैसी है, और बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, रोड्स में क्रैक आने लगे। तो उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए, सॉइल को अच्छे से स्टडी करने के लिए कि क्या इसकी परमेबिलिटी कितनी है, कि इसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी है, कि कितना लोड ले लेगी, ठीक है, इसके अलावा इसमें कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, कंसोलिडेशन कितना होगा, ये सॉइल पे स्ट्रेंथ कितनी लगा रहा होगा, ये सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, और ये इस पर कितना लोड फोर्स लगा रहा होगा। तो इन सबको स्टडी करने के लिए हमारे पास आया। इसके बाद क्योंकि सब कुछ फेल हो रहा था, तो इनको फेलियर को बचाने के लिए हमने स्टडी करा इंजीनियरिंग सॉरी स्पेलिंग बड़ी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। हमने स्टडी करी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब व्हाट आर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल होती है हमारी, बताइए क्या क्या होती है। शियर स्ट्रेंथ, shear strength, permeability, yes permeability, कॉल आ रहा है सॉरी, shear strength, permeability, इसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ हमने पढ़ा होगा, समझ में ही नहीं आता था टॉपिक क्या था, किस तरीके से क्लास में कॉलेजों में लोगों को पढ़ा दिया, लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन मैं बता रहा हूँ शियर स्ट्रेंथ आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इस तरीके से कराऊंगा, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे क्वेश्चन आप लगा भी पाएंगे। मेरे संग कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब बेसिकली टच में जो है, इनका IITs में हो गया है, ONGC में बच्चे का हुआ है, ठीक है। तो कई सारे मेरे संग स्टूडेंट्स हैं जो टच में हैं, और उनको जब जब मैंने पढ़ाया है उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है। वो जब उनकी रैंक आती है तो मैं कॉल करके बताते हैं, सर आपकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ आप मेरे से टच में रहिए, मैं आपको ऐसा सब्जेक्ट करा जाऊंगा ये वाला जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और उसके अलावा अगर मैंने कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ाया तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपके एग्जाम में। और आपको अच्छे से मालूम है कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। ये गेट में लगभग 15 मार्क्स का, 100 में से 13 to 15 मार्क्स का आता है। मतलब आप इमेजिन करें इतने सारे सब्जेक्ट में जो केवल 15 मार्क्स तो केवल जियो टेक से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। प्लस आपका इंजीनियरिंग सर्विस में भी अगर 300 मार्क्स का जो टेक्निकल एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें 30 मार्क्स का आपको जियो टेक्निकल 10% बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन लाएंगे ना प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता चलेगा कि जियो टेक्निकल में कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। लास्ट इसमें इसकी क्या है, जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है वो है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, वो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब भैया इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को हम अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई उसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी परमेबिलिटी कितनी है, कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, स्वेलिंग श्रिंकेज कितनी है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सॉइल के बारे में पता करना पड़ेगा कि वो सॉइल है कौन सी, ठीक है। वो कौन सी सॉइल है, किस तरीके से बिहेव करती है। तो उसके लिए सॉइल ये पता करने के लिए कि अब ये कौन सी सॉइल है, तो वो उसको करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन बेसिकली इट इज द लैंग्वेज
इट इज द लैंग्वेज बिटवीन सिविल इंजीनियर्स एंड सॉइल। जो सिविल इंजीनियर एंड सॉइल के बीच में जो लैंग्वेज यूज हो जाती है वही सॉइल क्लासिफिकेशन है। मतलब अगर हम सिर्फ सॉइल को अगर ऐसे हाथ में रख के देखें थोड़ा सा, ठीक है, तो हम लोग इजीली क्लासीफाई कर पाते हैं कि सॉइल कैसी है। सॉइल जब कैसी है पता कर पाएंगे तो हम लोग ये भी पता कर लेते हैं, एक सिविल इंजीनियर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो ये पता कर लेगा कि इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कैसी होगी। तो दैट इज वाई इट इज द लैंग्वेज बिटवीन सिविल इंजीनियर एंड सॉइल। अब इस सॉइल को मैं फर्दर, अब जो सॉइल क्लासिफिकेशन करनी है, अब सॉइल क्लासिफिकेशन करने के लिए भैया हमें सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि उसका वाटर लिमिट, बेसिकली उसकी और इनहेरेंट प्रॉपर्टीज क्या है। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब हमें पढ़नी है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये इंडेक्स प्रॉपर्टी कोई बेस उसकी सॉइल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये बस इंडेक्स प्रॉपर्टी एक इंडिकेट करती है कि उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इसलिए हम लोगों ने एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इंडिकेट करे किसी भी उसको देख के, मतलब उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी अगर हम आइडेंटिफाई करना और ये बता पाए कि उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या थी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये कोई सॉइल की कोई ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है पर्टिकुलर, ये बस ऐसी प्रॉपर्टी जो एक इनडायरेक्ट वे में हम लोग को गाइड करे, इनडायरेक्ट वे में हम लोग को गाइड करे कि ये इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या होगी। इस तरीके से हमें आइडिया दे दें तो हम ये बता पाएंगे कि उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या होगी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारे पास कौन कौन सी हैं, ठीक है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी थोड़ा सा दूर लिख गया, कोई बात नहीं, समझ रहे होंगे आप। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दो होती है बेसिकली, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, ठीक है। ये है प्लास्टिसिटी, दो है प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये सब हम बहुत डिटेल में, आप अनअकैडमी ज्वाइन करिए, ये सब मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये क्रोनोलॉजी थी, ठीक है। दिस इज द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब किस तरीके से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का इवॉल्व हुआ। लेकिन बेसिकली हमें पढ़नी कैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हमें पढ़नी है इस सीक्वेंस में कि पहले भैया इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहले हम इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग उसकी सॉइल क्लासिफिकेशन करेंगे। जब सॉइल का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, जब सॉइल क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो हम लोग उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हो जाएगी, पता चल जाएंगी, तो हम लोग उसके बाद ये सारे स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी कि फाउंडेशन, अभी इसमें है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं सॉइल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। सॉइल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बस आज हम लोगों का बेसिकली ये है कि हम लोग सॉइल में थोड़ा सा बड़ा था एक आइडिया ले लें कि व्हाट इज सॉइल अबाउट। बहुत डिटेल में हम लोग अनअकैडमी ऐप आप ज्वाइन करिए, मैंने आपको कोड दिया हुआ है, उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है कि कैसे सॉइल बनी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, कौन कौन सी सॉइल आइडेंटिफाई की जाती हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 फेज डायग्राम, ठीक है, सॉइल प्रॉपर्टीज का। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको गेट और ईएससी क्रैक करना है तो आपको न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस देना होगा। तो किस तरीके से न्यूमेरिकल की अप्रोच लगानी है, ठीक है, वो मैं बहुत आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। बहुत डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, और ज़्यादा डिटेल में आपको स्टडी करना है तो आप अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करिए। मैंने आपको बताया किस तरीके से ज्वाइन करना है, मेरा कोड डालेंगे तो आपको 10% बहुत ईजिली डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम क्या कहता है, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा बता दूं कि कोई भी सॉइल, अगर सॉइल है तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाया है कि एक सॉइल, अगर सपोज करें मैं एक कन्फाइंड वॉल्यूम पे अगर मैं एक सॉइल लूँ तो उसमें सॉइल में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो एयर, पहले बात तो आप ये मान के चलिए 2 चीज़ें सबसे पहले प्रेजेंट होती हैं। एक तो सॉइल सॉलिड्स, इसको हम लोग सॉइल सॉलिड्स भी बोलेंगे, सॉइल सॉलिड्स, क्या बोलेंगे, सॉइल सॉलिड्स भी बोलेंगे, सॉइल सॉलिड्स भी बोलेंगे। और दूसरे होंगे वॉइड्स, क्या प्रेजेंट होंगे, सॉइल सॉलिड्स या वॉइड्स। इन वॉइड्स में 2 चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, एयर
या वाटर या दोनों चीज़ें, ठीक है। सॉइल सॉलिड्स या एयर या वाटर या दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अगर सॉइल इस तरीके से बना होगा तो लेकिन हम इसको ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे ना, कि अब देख रहे हैं कितना रेंडमाइज अरेंज है। तो इसको मैंने एक सिस्टमाइज करने के लिए एक डायग्राम बहुत ड्रॉ किया हुआ है। आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। वो तो मैंने बता दिया, आप बैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ड्स क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, मैंने इस तरीके से इसको अरेंज किया है कि जो सॉइल इसी के साइज था, एक सेम वॉल्यूम लिया, जो ये वॉल्यूम ये था मैंने सेम वॉल्यूम वही लिया है इसका, ठीक है। तो अब मैंने जो नीचे वाला पोर्शन है जो सॉलिड बता रहा है, इसके वॉइड्स में जितना वाटर था उसको मैंने यहाँ तक लिया और जितना एयर था उसको मैंने यहाँ तक फिल किया, ठीक है। अब ये बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 3 फेज डायग्राम जिसने समझ लिया उसको आगे पूरी सॉइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, बेसिक डेफिनेशन आपने कई सारे फॉर्मूले सुने होंगे, WG=SC और कई सारे इस तरीके से, G+SE, गामा W/1+E, गामा जो बल्क का फॉर्मूला होता है, ये कैसे ड्राइव हुआ, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप 3 फेज डायग्राम को बहुत अच्छे से, अभी बहुत शुरुआत हुआ है, कुछ नहीं है क्या, मैंने इस जो कॉम्प्लेक्स सा जो एक वॉल्यूम था उसको मैंने एक सिस्टमाइज्ड बहुत इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि सॉलिड वाटर और एयर, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या किया है कि लेफ्ट साइड हमने वॉल्यूम माना है, लेफ्ट साइड हम लोग हमेशा वॉल्यूम को डिनोट करेंगे और राइट साइड वेट और मास, दोनों में से किसी को भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, वेट या मास में। अब ये ध्यान से चलते चलिएगा, देखिए नीचे जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड और मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऊपर बढ़े, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, और इसी वॉल्यूम ऑफ वाटर का अगर मैं वेट दूंगा तो दिस इज द वेट ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर। देखिए मैं और मास ऑफ वाटर क्यों लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, वेट इक्वल्स टू mg। अगर आप इसमें g का मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी मास में तो आपका वेट बन जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वेट और जो g है वो एक कांस्टेंट है, तो इसलिए मैं मास भी लिखता चले जा रहा हूँ, ठीक है। क्यों, अगर आप सपोज इस वाले mw को आप vw से डिवाइड करेंगे तो आपका डेंसिटी ऑफ वाटर पता चल जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर सॉरी mw को vw से पता लगाएंगे तो आपका डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा क्या, mw/vw। और यहीं अगर आप ww/vw करते हैं तो आपका गामा W आ जाएगा। तो अब क्या गामा W, क्या गामा W बेसिकली कुछ नहीं है, वो है रो W इंटू जी। तो अगर आप यही चीज है ना, मैंने इस जी में अगर मैं जी का मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट बन जाएगा ना, तो वेट बाय VW, तो क्या आ जाएगा आपका गामा W आ जाएगा। तो वही है, तो इसलिए दोनों चीजें यहाँ पर साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर जो एयर बची उसका वॉल्यूम VA के बराबर हो गया। अब क्योंकि हवा का वेट बहुत नेग्लिजिबल होता है, अब आपको कहेंगे कि भैया हवा का वेट नेग्लिजिबल कैसे होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए डेंसिटी आपने सुना होगा कि जो, अच्छा ये बताइए सबसे ज्यादा डेंस क्या होगा, सॉलिड सबसे ज्यादा डेंस होंगे। आपने जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बारे में और डिटेल में अभी थोड़ा तो बताऊंगा आगे, पहले तो आप ये समझिए, ठीक है। इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। तो अगर मैं इसका डेंसिटी देखूं तो कितनी होगी, 2650 kg/m³। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, लगभग 1000 kg/m³। और डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, लगभग 1.9 समथिंग kg/m³। देख रहे हैं कितनी कम डेंसिटी। अगर मैं 1 मीटर क्यूब भी ले लूँ तीनों का बराबर भी, तो भी इसका 2600 किलो, इसका इतना, ये केवल 1.9 kg, विच इज हाईली नेग्लिजिबल अमंग फ्रॉम दोस्त, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। दैट्स वाई हम जब भी स्टडी करेंगे तो वेट ऑफ एयर या फिर मास ऑफ एयर हम लोग हमेशा 0 लेंगे। और इन दोनों वॉल्यूम को अगर हम मिला दें तो दिस इज वॉल्यूम जो हमारा बनता है उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी कहते हैं। आपको भी पता है, थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई एयर और वाटर जो वॉइड जो फील्ड होगी वो वॉइड्स में होंगी, ये वॉइड्स है, ठीक है। उसमें या तो एयर हो सकती है या वाटर हो सकता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर सपोज करिए, ये तो 3 फेज डायग्राम था कि भाई इसमें एयर वाटर सॉलिड है। अगर सपोज करिए वॉइड्स में केवल या फिर एयर हो या फिर सिर्फ वाटर हो, तो ऐसा डायग्राम हमारा करवाता है 2 फेज डायग्राम। मतलब केवल 2 ही फेज हैं इसमें। देखिए या तो वाटर है या सॉलिड है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर भी होगा, और या फिर केवल वॉइड्स में एयर है तो वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, आपकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर। ऐसी सॉइल जिसके सारे वॉइड्स वाटर से कवर्ड, वाटर से फिल्ड होते हैं, ऐसी सॉइल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, बताइए बताइए, सैचुरेटेड सॉइल। यस वेरी गुड, सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं।
और ऐसी सॉइल जिसके सारे वॉइड्स में केवल एयर फिल्ड हो, केवल एयर, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई सॉइल। ठीक है, ड्राई सॉइल। ऐसी सॉइल जिसके वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट हो, केवल वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 100%। और ऐसी सॉइल जिसके वॉइड्स में केवल एयर फिल्ड हो, ऐसी सॉइल को हम लोग बोलते हैं ड्राई सॉइल, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0%। एंड मैं अभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोल रहा हूँ, सिर्फ वर्ड याद रखिएगा, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ते हैं, देखिए बेसिक इंटर रिलेशनशिप भी है हमारे पास। बेसिक इंटर रिलेशनशिप पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म पढ़ लेते हैं। बेसिक टर्म हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अभी हमने 3 फेज डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 फेज डायग्राम हम लोगों ने पढ़ लिया, ध्यान रखिएगा, 3 फेज डायग्राम हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो 3 फेज डायग्राम पढ़ने के बाद जो हमारा बेसिक टर्म जो पहले निकल के आते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स हमारे पास क्या क्या है। बेसिक टर्म्स है, पहला वॉइड रेशियो। ई, मैं फिर से बैक जा रहा हूँ, वॉइड रेशियो ई। वॉइड रेशियो इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब वॉइड रेशियो, जो वॉइड रेशियो है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, वॉइड रेशियो इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। बी, पोरोसिटी। मैं इसको इसलिए साथ में लिखवा रहा हूँ ताकि आप आगे कंफ्यूजन ना हो। पोरोसिटी, इसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, पोरोसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब उस पूरे वॉल्यूम में कितने वॉइड्स हैं, कितना खोखला है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। थर्ड वन, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब देखिए मैंने लिख तो दिया, अगर मैं दोनों तरफ देखिए ऊपर नीचे g से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही वाटर कंटेंट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड के। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक टर्म और आता है, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखिए वॉइड रेशियो क्या बता रहा है, पहले तो आप समझते जाइए। वॉइड रेशियो ये बताया है कि उसमें अगर ऐसी सॉइल जिसके सपोज वॉइड 0 है, वॉइड्स है ही नहीं, मतलब सारे वॉइड्स, ऐसी तो कोई सॉइल हो नहीं सकती जिसमें वॉइड्स ना हो। अगर ऐसी सॉइल हो गई तो वो सॉइल नहीं, वो रॉक कराएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग रॉक मैकेनिक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स। तो ऐसी कोई सॉइल नहीं है जिसमें वॉइड्स प्रेजेंट ना हो, केवल सॉलिड्स हो। ठीक है, ऐसी कोई सॉइल नहीं है। ठीक है, और ऐसी सॉइल जिसमें वॉइड्स अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो। और अगर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी भी कोई सॉइल नहीं है जिसमें 100% वॉइड्स हो, अगर ऐसी होगी तो वो क्या होगी, हवा। समझ में बात। तो ऐसी भी कोई सॉइल नहीं है। तो हमेशा जो पोरोसिटी है वो हमारी 0 से लेकर 100% के बीच में लाई करेगी। और जो वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो, ठीक है, इसको हम लोग हमेशा पॉइंट्स में लिखते हैं, डेसिमल में लिखेंगे इसको हम लोग डेसिमल में ही लिखेंगे। ठीक है, और ये 0 से लेकर, जब वॉइड्स हमारे 0 हैं, देखिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर लाई नहीं करेगा, इनके बीच में लाई करेगी। तो 0 से लेके वॉइड रेशियो इनफाइनाइट तक जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं। वॉइड रेशियो, सॉरी, मैक्सिमम जो हमारा वॉइड रेशियो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। हाँ, अगर मैं इसका सपोज करिए कि मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 कर दूँ, मतलब उसमें एक भी वॉइड्स नहीं है, तो ऐसी सॉइल, अगर एक भी वॉइड्स नहीं है, मतलब ऐसी सॉइल वॉइड 0 हो गई, तो हमारा वॉइड रेशियो भी क्या हो गया, 0। अब ये कितना हो सकता है, ये कितना हो सकता है, ये जो वॉइड्स हैं वही पूरा क्या होगा, आपकी बात वॉइड्स हो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ, जितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं उतने ही हमारे पास, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ठीक है, उतने ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी हो। ठीक है, तो अगर आप उतना है तो हमारा ये वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा, 1। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वॉइड, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो जाए। नहीं हो सकता बेटा, हो सकता है। अभी आप 3 फेज डायग्राम में बता था, आप गलती करोगे, मैं इसलिए मैंने ये दोबारा पूछा है। अब सपोज करिए ये 3 फेज डायग्राम आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ बैक करके, यहाँ बनाने से अच्छा मैं आपको बैक करके एक बार 3 फेज डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए तीनों चीज़ें अलग अलग है, फिर से ध्यान से देखिए 3 फेज डायग्राम में ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं।
वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, मैं इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे करके मैं ज़्यादा कर दूँ इसका, अभी आप देख के भी लग रहा होगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूँ इसको, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को इतना ले आऊँ नीचे, इतना, केवल इतना ले आऊँ, क्या मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा नहीं हुआ है? डेफिनेटली ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम हो गया। लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं जीरो कर दूंगा, तो ऐसा इस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अगर मैं जीरो कर दूं, मतलब केवल वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही वॉइड है, और ऐसी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती। उस केस में ऐसी सॉइल क्या हो जाएगी, हवा हो जाएगी, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब ऐसी सॉइल का वॉइड रेशियो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जो सॉइल है उसका वॉइड रेशियो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है। मैंने फिर से देखिए इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि ऐसी सॉइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा वाटर कंटेंट, ठीक है, अगर उसमें या तो मास ऑफ वाटर जीरो, मतलब मास ऑफ वाटर जीरो है, तो मतलब उसके वॉइड्स में क्या फिल्ड है, केवल एयर। तो ऐसी सॉइल का वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। हमेशा इसको हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं। और ऐसी सॉइल एग्जिस्ट करती है, ड्राई सॉइल, इसलिए मैंने इक्वल टू जीरो लगाया। ठीक है, अब ऐसा, अब हो सकता है कि उसमें मास ऑफ वाटर, जैसे भी हमने वॉल्यूम के बारे में देखा, हो सकता है मास ऑफ वाटर उसका मास ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो जाए, बिल्कुल डेफिनेटली। तो ये 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारा ये बताता है कि हमारी सॉइल जो है वो कितनी पानी से भीगी हुई है। तो इसका जो सिंबल होता है उसको एस से डिनोट करते हैं, और एस का फॉर्मूला होता है वो होता है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसके वॉइड्स में। इसको भी हम लोग परसेंटेज से डिनोट करते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ भी 100 लगा लीजिए क्योंकि परसेंटेज से डिनोट होता है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग 100 लगाए थे, तो जहाँ जहाँ परसेंटेज से डिनोट होता है इसको हम लोग 100 लगा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसी तरीके से एक टर्म और होता है हमारा एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट को एसी से डिनोट करते हैं। एयर कंटेंट को, ये कौन सा टर्म हुआ, ई, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को हम लोग एसी से डिनोट करते हैं, एयर कंटेंट एसी से डिनोट किया। इसका फॉर्मूला होता है कि वो कितना एयर है वॉइड्स में, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसको भी परसेंटेज से डिनोट करते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। एक टर्म और होता है उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड। देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, परसेंटेज एयर वॉइड्स, उसको हम लोग एन ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी परसेंटेज में डिनोट होता है क्योंकि परसेंटेज एयर वॉइड्स है। यहाँ एयर कंटेंट तक कितना एयर है वॉइड्स में, ये परसेंटेज एयर वॉइड्स हमें बताता है कि हमारे पास कितना एयर है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, वो परसेंटेज में, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 है। ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिक टर्म थे जो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। एक टर्म्स और है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, ये है डेंसिटीज। डेंसिटीज या फिर यूनिट वेट। देखिए बेटा आप कंफ्यूज मत होइएगा, डेंसिटीज और यूनिट वेट में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि सिंपल आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किसी भी डेंसिटीज को यूनिट वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डेंसिटीज एंड यूनिट वेट। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास कई सारी डेंसिटीज हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे। हाँ, कई सारी डेंसिटीज है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो बल्क डेंसिटी, मॉइस्ट डेंसिटी, जो भी नाम दे लो, बल्क या मॉइस्ट। बेटा मैं बार बार यूनिट वेट हम नहीं लिखूंगा, एक ही बात है डेंसिटी और यूनिट वेट। केवल आपको क्या करना है, यूनिट पे ध्यान देना है। अगर आपकी यूनिट लिखी है, मैं इधर बता देता हूँ, अगर आपकी यूनिट है, देख लीजिए केजी पर मीटर क्यूब क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसका मतलब वो रो की बात कर रहा है। और अगर गामा यूनिट वेट की बात करेगा तो यूनिट दे रखी होगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सिंपल सी बात है, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो दोनों को ही हम लोग डेंसिटी बोलते हैं क्योंकि डेंसिटी ही डिफाइन करता है, बस जी से मल्टीप्लाई कर दो, रो को तो गामा आ जाएगा, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला है बल्क या मॉइस्ट डेंसिटी। बल्क, मॉइस्ट, वेट, जो भी डेंसिटी बोल लो, इसको हम लोग बोलते हैं रो से। रो, सिंपल रो, बल्क भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो से भी रिप्रेजेंट कर दो, कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो, रो एम भी कर दो, कुछ भी। इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। हमने थ्री फेज डायग्राम देखा था, थ्री फेज डायग्राम मतलब जो पूरा थ्री फेज को अगर मैं एक साथ कंसीडर करूँ तो बल्क, तो बल्क का जो डेंसिटी आएगी वो आएगी टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। सेकंड है ड्राई डेंसिटी।
अगर किसी सॉइल की मैं ड्राई डेंसिटी की बात करूंगा तो मतलब वो रो डी की बात कर रहा हूँ मैं, रो डी। तो रो डी जो होता है वो रोडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉलिड, केवल ड्राई डेंसिटी, मास ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम फिर से ध्यान रखिएगा, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड है सैचुरेटेड डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, इसको मैं रो एस से रिप्रेजेंट करूंगा। रो एस मतलब मास ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट, मास ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, ये मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसी तरीके से एक डेंसिटी और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रो सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, रो सेट से। इसको हम लोग बोलते हैं सबमर्ज्ड डेंसिटी, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड डेंसिटी। सबमर्ज्ड डेंसिटी इसका ये है सबमर्ज्ड, इट इज द मास सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, जो टोटल वॉल्यूम है उसका अगर जो मास जो समझ आएगा, क्योंकि देखो समझ मास इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें बाय एंड वेट भी लगेगा, तो बाय एंड वेट की वजह से उसमें टोटल उसका जो ओरिजिनल मास है वो कम हो जाएगा, इसलिए समझ मास लिखा है। इसकी बहुत डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन अपनी ऐप पे हम लोग करेंगे, अनअकैडमी ऐप पे। तो दोज हू वांट टू स्टडी मोर अबाउट द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वांट, आप आए उसको पढ़ें अच्छे से और एग्जाम क्रैक करें। कोई भी एग्जाम मैं बता रहा हूँ, आप जियो टेक्निकल में इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, कोई भी एग्जाम पे कोई भी क्वेश्चन हो सकती है, जेई, ESE, गेट, जो भी एग्जाम, आपको कोई एग्जाम नहीं छूटना है मेरे सब्जेक्ट से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डेंसिटीज के बारे में। अब इसी तरीके से एक डेंसिटी और लिख लेते हैं। एक डेंसिटी सपोज करो कि डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, केवल डेंसिटी ऑफ सॉइल की बात करूंगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स की, सॉइल सॉलिड्स की। ठीक है, तो वो क्या होगी, उसको मैं रो एस से रिप्रेजेंट करूंगा और उसका फॉर्मूला होगा MS, मतलब जो सॉलिड्स की डेंसिटी है और वो उसी कितना वॉल्यूम है सॉलिड का, उसी से हम लोग केवल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक टर्म और पढ़ते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर से हम उसी स्क्रीन पे जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब फिर उसके बाद हम लोग एक फिर वो देखेंगे इंटर रिलेशनशिप क्या है सब में, और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे और इतना कम पढ़ा के ये मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि सपोज करो अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द ब्रीफ ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो आप इसको पढ़िए अच्छे से, समझिए, मैं देखिए क्वेश्चन किस तरीके से लगवा रहा हूँ, उसको एनालाइज करिए। अगर आपको अच्छा लगता है लेसन, आप उसको बाद में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल देखिए दो होती है, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल होती है, एक होती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ये बेसिकली सॉइल सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो इसको हम लोग G से या GS कुछ भी ले लो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम टू द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो वॉल्यूम, या फिर इसको ऐसे ना लिख के आप एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे मत करिए, ऐसे कर लीजिए, एक काम करिए, बहुत आसान था, एक और बता रहा हूँ। मास ऑफ सॉलिड्स ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वाटर ऑफ द, यही इसी वाले वॉल्यूम का, ऑफ द सेम वॉल्यूम का मास ऑफ वाटर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, मास ऑफ वाटर ऑफ ए पर्टिकुलर, मास ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी द मास ऑफ सॉलिड ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय द मास ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम इज गिव द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब सपोज करो मैं दो ऊपर नीचे क्या किया मैंने, ऊपर भी V से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी V से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस M, फिर ये वाला देखिए, ये वाला M बाई V, ये जो MS बाई V बना, ये क्या बना मेरा,
ये बना मेरा रो एस, इसी पर्टिकुलर को था। आप एक काम करिए, टोटल इसको एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम वॉल्यूम को, तो आपको समझ में आएगा इस रो एस से हुआ, ठीक है। और यही मास ऑफ वाटर का इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का हमारा क्या कहलाएगा, रो डब्ल्यू कहलाएगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम गिव्स यू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। अब एक आती है हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम लोग जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको हम लोग जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीएम क्या है, ये इसमें या तो नीचे डेंसिटी ऑफ किसी भी चीज की, डेंसिटी ऑफ सॉइल कर लो, पूरा सॉलिड्स की नहीं, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम। ये अगर केवल बल्क दिया हुआ तब है, सपोज करिए आपको बल्क नहीं दिया होता, उसकी जगह आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया होता, सैचुरेटेड डेंसिटी दी होती, तो आप इसको रो सेड बाई रो डब्ल्यू लिख सकते थे। अब ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अगर ये ड्राई डी होती तो आप रो डी बाई रो डब्ल्यू, कुछ भी अपार्ट फ्रॉम सॉलिड्स, सॉरी अपार्ट फ्रॉम सॉलिड्स उनका कोई भी डेंसिटी आ जाए, वो हमारे को क्या बताएगी, वो सब बताएगी हमें मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो फाइनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ पूरा। अब हम लोग सीधे इंटर रिलेशनशिप पढ़ने जाएंगे, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप, इसको हटा के मैं आ गया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे बेसिक इंटर रिलेशनशिप हमारे पास है क्या क्या, ये वाली इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फिर से वाइट स्क्रीन पे चलते हैं, आराम से वहीं पे करते हैं, ठीक है। एक मिनट, यस, हाँ। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी इंटर रिलेशनशिप है, ये पढ़ते जाइए। बहुत आसान है इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप्स, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप्स क्या क्या है, सबसे पहला तो इंटर रिलेशनशिप देखिए ई और वॉइड रेशियो में ध्यान रख के चलिए कि जो एन है वो है ई अपॉन वन प्लस ई। बेटा एक फंडा और बताना मैं थोड़ा सा भूल गया आपकी स्ट्रेटजी में, कि आपको हर सब्जेक्ट के एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करने होंगे। उस शॉर्ट नोट्स में आप ये तो रखेंगे सारे फॉर्मूलेज, उसके साथ साथ आप पैरेलली आपको ये जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं जो आप भूल रहे हैं, आपको बार बार याद करने की जरूरत पड़ रही है, उसको वन लाइनर के फॉर्म में आप उस शॉर्ट नोट में भी कवर कर लिए। और मैक्सिमम जियो टेक्निकल का जो लीफ टोटल मैक्सिमम 5 to 8 लीफ में आपका पूरा जियो टेक्निकल विद योर कॉन्सेप्ट्स विद योर फॉर्मूलेस कवर हो जाना चाहिए। मैं ये शॉर्ट नोट्स के लिए देखिए, मैं एडवांटेज ये कह रहा हूँ कि 80% सिलेबस जो आपका हो सकता है कि कुछ बच्चे 100% कर लें, वो इसी तरीके से कर पाते हैं कि वो क्या करते हैं कि अपना टाइम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं। चलते हैं, पैदल जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, तो वो अपने पॉकेट से वो क्या कहते हैं, ये वो शॉर्ट नोट्स हैं, वो निकाल के कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कहीं सामान लेने जाना हुआ है, कुछ करना हुआ, पैदल जाते जाते आप टहलते चलते भी वो शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप जो घर पे आके जिस चीज़ में आप रिवीजन में टाइम देना चाहते थे, तो वो आप सारा टाइम रिवीजन में ना देके अब आप एक्स्ट्रा जो 20% बचा उसको भी आप कवर कर सकते हो। आपके शॉर्ट नोट से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं। और एक फॉर्मूला और है, अगर आप ई के टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा n अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। अगला पढ़ते हैं एक और, ठीक है। अब देखिए और जो फॉर्मूले हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको बहुत आसानी से याद दिला देता हूँ। सहवाग SE=WG। देखिए ये सब शॉर्ट ट्रिक से याद रखने की, सहवाग कुछ भी, ये वाला फॉर्मूला तो आपको वैसे भी याद रखना। सहवाग हमेशा जैसे रामबाण फॉर्मूला है कि S×E=WG। उसके बाद मैं बता दूं और रो बल्क या गामा बल्क या और रो बल्क, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसलिए रो बल्क लिख रहा हूँ। मैं बता दूंगा अभी आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। रो बल्क का फॉर्मूला जो एक रिलेशनशिप में इन सब के टर्म में आता है, वो मैं बता देता हूँ। रो बल्क इज द G + SE अपॉन 1 + E इंटू रो डब्ल्यू। G + SE अपॉन 1 + E इंटू रो डब्ल्यू। और यहीं पे आपको गामा बल्क निकालना होता तो यहाँ पर क्या करते थे, देखिए ये तो रेशियो है, इनकी तो कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पर गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देते तो वही हो जाता। इसी तरीके से आपको अगर ड्राई डेंसिटी पता करनी हो तो G रो डब्ल्यू, दिस इज द W अपॉन 1 + E। यहीं पे सैचुरेटेड यूनिट वेट का अगर मैं लिखना चाहूँ, सैचुरेटेड यूनिट वेट या डेंसिटी का लिखना चाहूँ तो G, देखिए इसी से आ गया
अब क्योंकि आपको ड्राई निकालनी थी, जब ड्राई निकालनी थी तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0, जो 0 हो गया तो ये जी रो डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। इसी तरीके से अगर आपको सैचुरेटेड निकालनी है बल्क में तो एस को क्या कर दो 100% मतलब 1, तो जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू रो डब्ल्यू, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है सबमर्ज यूनिट वेट, गामा रो सबमर्ज या गामा सबमर्ज, गामा ये दिस इज इक्वल टू द रो सेट माइनस रो डब्ल्यू। तो इस रो सेट में अगर आप रो डब्ल्यू माइनस करेंगे तो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू रो डब्ल्यू या फिर गामा डब्ल्यू। ठीक है, एक फॉर्मूला और पढ़ लीजिए। एक फॉर्मूला आपका क्या है कि रो डी का एक फॉर्मूला और होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है, तो 1 माइनस एन ए जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला है, अगर आपको केवल वाटर कंटेंट दिया है और आपको रो बल्क दिया है तो आप रो डी एक फॉर्मूले से और निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रो बल्क अपॉन 1 प्लस ई, सॉरी 1 प्लस डब्ल्यू। फिर से रब कर देता हूँ, ढंग से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब होता रहता है, ह्यूमन बीइंग है हम लोग भी, गलती से मुझे से कुछ भी निकल जाता है, लेकिन आपको एकदम सही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज द ड्राई डेंसिटी अगेन, किसके टर्म्स में, बल्क यूनिट वेट के टर्म्स में। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधे क्या करते हैं, इन फॉर्मूले के बाद अब सीधे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एक पिक्नोमीटर और टेस्ट भी होता है, उसका फॉर्मूला, पिक्नोमीटर कई सारे टेस्ट हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए आप अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करिए, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से वाटर कंटेंट हम लोग टेस्टिंग से निकालते हैं, किस तरीके से पिक्नोमीटर टेस्ट से वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन है पिक्नोमीटर में, हम लोग सीधे वहीं पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पिक्नोमीटर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कि उसका जो फॉर्मूला है बेसिकली वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो पिक्नोमीटर टेस्ट में हम लोग वहीं पे सीधे देखेंगे, उसमें एक फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट निकालने का। वाटर कंटेंट निकालने का उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, M2 माइनस M1 M3 माइनस M4 G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, ये आपका ही फॉर्मूला है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप कहेंगे कि याद कैसे होगा सर, अरे ये तो बड़ी टफ है, बहुत टफ है सर, फॉर्मूला याद ही नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ होगा फॉर्मूला याद, बहुत आसान है, इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो गए, इसको पढ़िएगा। देखिए माइनस था ये, अब याद कैसे करना है, देखिए ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूले में G माइनस 1 अपॉन G आता है, लेकिन अब ये M2 M1 इतने सारे जी कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज आपको ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज M1 2 3 4, इस लाइन से आपको M1 M2 M3 M4 लगा दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, ये फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा और आपको ये बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हमारा एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का और एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वो भी पिक्नोमीटर से निकलता है, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M4। ठीक है, अब ये M1 M2 क्या है, हम लोग सीधे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे इंटररिलेशनशिप आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाने चाहिए, आपके दिमाग में यहाँ पर बैठ जाने चाहिए सारे जितने भी मैंने इंटररिलेशनशिप बताए, क्योंकि ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस में हेल्प देंगे। ठीक है, और जब ये क्वेश्चंस अब हम लोग करेंगे तो उसमें कई सारे मैं ऐसा भी एक कुछ टॉपिक बताऊंगा जो इस इंटररिलेशनशिप या बेसिक प्रॉपर्टी से कवर नहीं होते, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, ये देखिए ये आपके इंटररिलेशनशिप कवर हो चुके हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट डिस्कस विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, वेरी इजी प्रॉब्लम। मैं कुछ भी नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, आपके सामने मेरे पास मोबाइल है ये ना। ठीक है, मैं इसी पे सब कुछ सॉल्यूशन करूँगा, इसी पे सॉल्व करूँगा और आपको आंसर लिख के दूंगा। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है क्या है, तो आप भी अपने मेरे साथ साथ इसको करते चलिए। लेकिन ये देखिए कि मैं कर कैसे रहा हूँ, मैं शुरू कैसे कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम्स को,
आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को शुरू करें, श्री गणेश करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को श्री गणेश करते हैं। वेरी गुड। हाँ जी बच्चा, आइए देखिए क्या क्या दिया है। मास ऑफ चंक ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज इतना, तो यानी कि मॉइस्ट सॉइल है, तो मतलब सिंपल क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ। सबसे पहले आपका टारगेट यही है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी में, सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, गिवन डेटा लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें शॉर्ट फॉर्म एम डब्ल्यू एम एस इन्हीं टर्म में पता है, तो हम लोग उस टर्म में सीधे लिख लेंगे। ये 20 kg हमें गिवन है। नेक्स्ट, एंड इट्स वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम दिया है हमें। टोटल वॉल्यूम क्या दिया है, 0.011 मीटर क्यूब, हमें टोटल वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास एक टेस्ट होता है ओवन ड्राई मेथड, जिससे हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं। ठीक है, अब आफ्टर जब मैंने उसको ड्राई किया, तो जो मास था, जो मास चंक था सॉइल का, वो मास रिड्यूस हो गया, हम पे कितना आ गया 16.5। तो मतलब हमारे पास ओवन ड्राई से सारा पानी उड़ चुका होगा, तो हम पे क्या बचा होगा, क्योंकि एयर का मास 0 होता है, क्या बचा होगा, मास ऑफ सॉलिड, जिसका वेट क्या होगा 16.5 kg। ये हम पे गिवन है। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट गिवन है, हमें एमएस पता चल गया, ये सब पता है। अब पूछा वाटर कंटेंट, तो देखिए हमेशा हम लोग इस तरीके से फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसने पूछा वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। तो क्या हमें मास ऑफ वाटर पता है? नहीं पता। मास ऑफ सॉलिड पता है? पता है। तो मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? अगर मैं टोटल मास में से मैं अगर एमएस मास ऑफ सॉलिड माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या मेरे को मास ऑफ वाटर पता चल जाएगा? यस, पता चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया 20 माइनस 16.5, 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में डिनोट करते हैं हम लोग। बेटा यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 16.5 डिवाइडेड बाई एमएस कितना 16.5 इंटू 100। तो यहाँ पर आपका वाटर कंटेंट कितना आ गया, बताइए कितना आ गया, सॉल्व करते हैं। यस, आप भी करिए, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मैं लेकिन नहीं आता, ताकि आपको भी वही रिलाइज हो कि कितना जल्दी और कैसे कैसे सिंपल सा करना है। डिवाइड 16.5 इंटू 100, इट इज 21.21 आंसर। दिस इज द आंसर। देखिए एग्जाम में भी आप इसी तरीके से अगर आप स्टडी अपनाएंगे तो आपको मिलेगा। देखिए ऐसे बॉक्स करें, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप इस तरीके से करिएगा। अब देखिए कितना आसान सा, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल हमने क्या पढ़ा था डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल, इसको हम लोग रो एम से लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल को मतलब टोटल मास पूछ रहा है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, सिंपल लीजिए, हो गया 20। ये तो कुछ था ही नहीं, केजी में दिया है, अपॉन 0.011 मीटर क्यूब दिया है। तो देखिए कितना आसान है, 20 डिवाइडेड बाय 0.011, इट इज टोटल हमारे पास डेंसिटी आ गई 1818.2 kg पर मीटर क्यूब। बहुत आसान सा हो गया। अब पूछा ड्राई डेंसिटी। बेटा अभी हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ड्राई डेंसिटी का ये फॉर्मूला, क्या बताया था, कैसे कर सकते हो, बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी हमने एक चीज बताई थी, क्या, रो बल्क, उसी को हमने रो एम से यहाँ पर लिखा है, डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। वेरी गुड, यही फॉर्मूला है, यहाँ लगा दीजिए 1818.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0. कितना दिया हुआ डब्ल्यू, ये रहा 0. अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले 0.2121। तो निकालिए आंसर कितना आया, ये 1.1818.2 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 1500 kg पर मीटर क्यूब। एक और आंसर आ गया। देख रहे कितना आसान है, बहुत इजी है, ये सब इसी तरीके से होंगे, बस आपको क्या वो इंटर रिलेशनशिप से याद रखनी है, ठीक है ना। अब आ गया वॉइड रेशियो, कुछ है नहीं वॉइड रेशियो, चलिए जी वॉइड रेशियो निकालने का। वॉइड रेशियो के लिए देखिए अभी हमें क्या पता चल गया, रोडी पता चल गया। अब आपको सोच रहे होंगे वॉइड रेशियो के लिए तो पोरोसिटी के लिए सर ने एक ही फॉर्मूला लिखवाया था, कैसे, लेकिन बेटा देखिए रोडी का मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया था, आपको क्या, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो क्या हमें रोडी पता है? यस। जी पता है? यस। ये रहा देखिए जी पता है, ई पता है, वही हमें निकालना है। रो डब्ल्यू तो सबको पता होता है 1000, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लिखते हैं 1500 2.7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। निकालिए कितना आएगा, चलिए निकालिए।
बहुत आसान है, कुछ नहीं है, निकालिए। ई की वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी 0.8। आंसर कितना था, कितनी देर लग रही, कुछ नहीं। अब पोरोसिटी ये निकाल लेंगे, पोरोसिटी बिल्कुल निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता है ई प्लस वन प्लस ई, ये पोरोसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ से पोरोसिटी निकालेंगे हम लोग सीधे सीधे, और उसको किससे लिखते हैं, परसेंटेज में नोट करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा आपका 44.44% 44.44%। देखिए यहाँ तक तो हमारा सब कवर हो गया, पेज भी भर गया हमारा, लेकिन अभी भी हमारा एक टॉपिक, एक आंसर और निकालने को रह गया। वो क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसी में कर देंगे, बेफिक्र रहिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए देखिए एक बहुत रामबाण फॉर्मूला मैंने बताया था, सहवाग। सहवाग देखिए, सहवाग में हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें निकालना है। ई पता चल गया है कितना, 0.8। डब्ल्यू पता है 0 कितना है, 2121। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2.7 से। तो यहाँ पर एस कितना निकल के आएगा, बताइए एस कितना आएगा, 0.2121 मल्टीप्लाई 2.7 डिवाइडेड बाई 0.8। एस की वैल्यू निकल के आई है 0.7158। ठीक है, हमेशा डेसिमल के 2 डेसिमल तक आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने 4 डेसिमल तक इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को डिग्री ऑफ सैचुरेशन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, विच इज इक्वलेंट टू 71.58%। ये आंसर खत्म हो गया। क्या था बताइए इस क्वेश्चन में? अगर आपको बेसिक इंटररिलेशनशिप सब याद रहेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इन सब क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखते हैं आप लोग किस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं। मेरी अप्रोच आपको समझ में आ रही होगी, पहले गिवन, फिर फॉर्मूला, और क्या क्या गिवन है, कई सारे फॉर्मूलेज हैं, तो ये देखिए कि कौन से फॉर्मूले के हिसाब से आपको डेटा गिवन है, तो उससे आप आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बहुत डिफरेंट है, मैंने सारे एक जैसे नहीं लिए हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए ताकि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, ये करते हैं। गिवन क्या क्या, पहले तो गिवन लिख लीजिए। यहाँ पर गिवन है आपको पोरोसिटी, पोरोसिटी गिवन है 40%। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स गिवन है कितना, 2.65, प्लस आपको वाटर कंटेंट भी गिवन है कितना है, 12% गिवन है वाटर कंटेंट। और आपको ये पूछा है कि कितना मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड 100 मीटर क्यूब ऑफ दिस सॉइल फॉर फुल सैचुरेशन। मतलब अभी ये वाटर कंटेंट जो हमारा निकल के आया है, ये वाटर कंटेंट अभी हमारा फुल सैचुरेशन पर नहीं है, तो अब यही पूछा है कि हम लोग कितना पानी और ऐड करें ताकि ये सॉइल हमारी फुली सैचुरेट हो जाए। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, इसके कई सारे अप्रोच हैं करने के। आपको अगर अपना तो अप्रोच आता हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कैरी कर सकते हैं। मेरे देखिए मैं क्या अप्रोच लगाता हूँ, तो हमें सिंपल सा क्या दिया हुआ, टोटल वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है हमें टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 100 मीटर क्यूब, इसी में हमें पता लगाना है। ठीक है, तो अगर हमें ये बता दो कि देखिए सिंपल सा, बहुत आसानी से करते हैं हम लोग। हमें दिया है n इज 0.4, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। टोटल वॉल्यूम हमें 100 गिवन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन 100। तो क्या हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड पता चल गए, हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड पता चल चुके हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड पता चल चुके हैं। यस, वो कितना आ गया, 40 मीटर क्यूब। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, फिर जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड पता चल गया तो 100 माइनस 40, टोटल वॉल्यूम में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस कर दूं, देखिए 3 फेज डायग्राम याद करिए। ठीक है, 3 फेज डायग्राम याद करिए, फिर देखिए 3 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम में टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉइड्स को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 60 मीटर क्यूब हमारे पास आ चुका है। अब मैं ये पता कर लूं कि इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कवर्ड है। अगर मैं ये निकाल लूं, ठीक है, अगर मैं ये निकाल लूं तो क्या मैं ये पता कर सकता हूं बहुत आसानी से कि मुझे कितना पानी और ऐड करना है। ठीक है, और वो भी किस में बताना है, हमें मास के फॉर्म में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए
वाटर कंटेंट गिवन है 0.12, सिंपल सा। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले फॉर्मूला, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूले के वाइज चलिएगा, जब फॉर्मूला लिखते हैं तो उसकी भी एक्स्ट्रा मास होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता चल गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर हमें पता चल चुका है तो क्या हम मास ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं? यस, मास ऑफ सॉलिड हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि मास ऑफ सॉलिड निकालने के लिए अगर हम लोग जी रो डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वी एस से, तो हमें क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉलिड। क्यों? क्योंकि जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था? रो एस बाई रो डब्ल्यू। तो अगर मैं इसको रो डब्ल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रो एस पता चल जाएगा, जो कि इससे हो जाएगा। और जी हमें गिवन है, तो मास एम एस कितना है? एम एस कितना आएगा? तो ये कितना दिया था मैं? 2.65। डेंसिटी कितनी होती है पानी की? 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना है हमारे पास? 60। तो हम पे मास ऑफ सॉलिड निकल के आ जाएगा। तो दिस मास ऑफ सॉलिड्स कम्स आउट टू बी, देखिए कितना आएगा, आपके सामने करते हैं। मास ऑफ सॉलिड्स हमारा निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 1590 kg। ये हमारा मास ऑफ सॉलिड्स निकल के आ रहा है। यहीं पे मास ऑफ सॉलिड्स को अगर हम यहाँ पर लाइन कर लेते हैं, आराम से करते हैं। ठीक है, अभी हमें वाटर कंटेंट का फॉर्मूला पता चल गया, उसको यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। 0.12 मास ऑफ वाटर हमें निकालना है कि कितना पानी पहले से बचा था। ठीक है, वो आ गया आपका एम डब्ल्यू। मास ऑफ सॉलिड था 15900। तो यहाँ से एम डब्ल्यू कितना आ जाएगा? पहले एम डब्ल्यू 1 कर लेते हैं, पहले कितना पानी पड़ा था हमारे पास, वो आ जाएगा ये आ गया 190080। ठीक है, ये हमारा केजी में आ गया। और हमें डिग्री ऑफ फुल सैचुरेशन पे बताना है कि कितना पानी और ऐड करना है फुल सैचुरेशन के लिए। तो क्या ये बताइए, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा फुल सैचुरेशन पे एट फुल सैचुरेशन, क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से मास ऑफ वाटर एट फुल सैचुरेशन में मास ऑफ वाटर कितना होगा? ये देखो, वो होगा आपका वी डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू। ठीक है, वी डब्ल्यू सैचुरेशन पे कितना था? वी डब्ल्यू आपका सैचुरेशन पे 40 इंटू 1000। टोटल कितना आ गया वेट? 40,000 kg। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर यहीं से लिखते हैं, देयरफॉर मास ऑफ वाटर एडेड फॉर फुल सैचुरेशन के लिए हमने मास ऑफ वाटर कितना ऐड किया है? कितना ऐड किया फुल सैचुरेशन मास ऑफ वाटर के लिए? कितना चाहिए था हमें? 40,000 चाहिए। हमारे पास अवेलेबल था कितना? 19080। तो ये आंसर आपका निकल के आएगा 20 समथिंग आएगा। इट इज 20,920 kg। दिस इज द मास ऑफ वाटर। और यही हमारा आंसर है, कितना हमें रिपोर्ट करना है। क्या था? कुछ भी नहीं था। अगर आपको बेसिक पता है कि किस तरीके से क्या क्या कहाँ लेते हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से और बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर है? आई होप इस क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आप अगर इसको पहली बार में समझ में नहीं आ रहा, वो उस क्वेश्चन को दोबारा करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, वो अपने आप ही आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं कह रहा था आपको, मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो आप जब वाटर कंटेंट निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाटर कंटेंट निकालना है, तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए पिक्नोमीटर पहले टेस्ट समझ लीजिए। पिक्नोमीटर टेस्ट में क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है। पिक्नोमीटर टेस्ट जो होता है, सबसे पहले तो हम एक खाली कंटेनर लेते हैं, खाली पिक्नोमीटर लेते हैं जिसका मास, उसको बोलते हैं M1। फिर दूसरा मास लेते हैं, दूसरा कंटेनर लेते हैं, पिक्नोमीटर लेते हैं, सॉरी कंटेनर नहीं कहूँगा, जिसमें हम लोग वेट सॉइल फिल करते हैं। वेट सॉइल, इसका हम लोग टोटल मास बोलते हैं M2। फिर थर्ड पिक्नोमीटर लेते हैं,
थर्ड पिक्नोमीटर सेम साइज का चल रहा है, ठीक है। इसमें सॉइल तो होती है, प्लस इसमें हम लोग ऊपर क्या करते हैं, पानी फिल्ड कर देते हैं, तो मतलब ये सॉइल तो है ही, सॉइल के साथ साथ इसमें पानी भी फिल्ड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक इसका हम लोग इसका नाम देते हैं हम लोग M3, और लास्ट एक पिक्नोमीटर और लेते हैं, एक और पिक्नोमीटर लेते हैं, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल पानी फिल्ड करते हैं, केवल पानी फिल्ड किया है, ठीक है। और इसका मास दिया हमने M4, इसको दिया M4, ठीक है। इसी से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है वाटर कंटेंट का, वो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M3 माइनस M4। देखिए साइकिल चली है M1 2 3 4, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे किया था मैंने, G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू 100 से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें M1 क्या है, खाली वाला कंटेनर, M2 क्या है, ये वाइट सॉइल के साथ, M3 जिसमें ऊपर से पानी भी भर दिया और सॉइल भी, और M4 केवल पिक्नोमीटर पानी के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं हमको क्या कह रहा है, मास ऑफ वेट सॉइल सैंपल। मास ऑफ वेट सॉइल सैंपल मतलब अगर मैं इस M2 में से M1 को माइनस कर दूं तो क्या मेरे को वेट सॉइल का ही मास पता चलेगा, वेरी गुड, यस, वही पता चलेगा। तो दिस इज द मास M2 माइनस M1 गिवन है मुझे। अब क्या कह रहा है, मास ऑफ पिक्नोमीटर विद सॉइल एंड फिल्ड विद वाटर, तो क्या मुझे ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है, तो मुझे क्या गिवन है, ये M3 गिवन है, ये M3 भी गिवन है। मास ऑफ पिक्नोमीटर फिल्ड विद वाटर क्या, तो क्या मुझे ये वाला M4 गिवन है, यस, मुझे M4 गिवन है। ये मुझे G भी गिवन हो गया, G स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, G भी गिवन हो गया। तो क्या मुझे सब कुछ गिवन है, तो क्या मैं इससे वाटर कंटेंट नहीं निकाल सकता, यस, निकाल सकता हूँ। देखिए चलते हैं आगे, वाटर कंटेंट निकालते हैं इससे। M2 माइनस M1 हमें गिवन है कितना, 1000, M3 कितना गिवन है, 2000, ठीक है। M4 गिवन है मुझे 1480, 1480, G की वैल्यू है 2.67 माइनस 1 अपॉन 2.67 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से वाटर कंटेंट निकालो फटाफट, चलिए वाटर कंटेंट निकालिए कितना आएगा, चलिए वाटर कंटेंट निकालिए फटाफट, कितना आएगा, करिए बेटा, मैं भी कर रहा हूँ। करिए बेटा, करिए, करते जाइए। कितना आ रहा है, 20.282% आ रहा है, क्या यही आ रहा है आपका आंसर भी? अगर सबका यही आ रहा है, जिसने जो मेरे संग कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। 20.28% इज द वाटर कंटेंट, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक और टर्म उसने यूज़ किया है कि हमें अगर बल्क डेंसिटी इतनी है तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल दो। अरे भैया डिग्री ऑफ सैचुरेशन ना आसान है क्या, ऐसे कैसे निकाल दें, ठीक है। ये लोगों को लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत आसान है। अभी मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, देखिए जी, एक होता है सहवाग, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देता हूँ सहवाग। देखिए हमें ये पता है, ये पता चल चुका है क्या, अगर हम लोग ये निकाल लें, ठीक है, ये, तो क्या हम लोग, अगर हम लोग ये निकाल लें तो क्या आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल सकते हैं, यस, ठीक है। नहीं तो एक तरीका और है, रो फॉर्मूला, रो बल्क डेंसिटी दी है, रो बल्क का फॉर्मूला होता है G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E रो W, ठीक है। तो SE की जगह आप WG लिख दीजिए और E की वो रिप्लेस कर दीजिए। देखिए कैसे, G प्लस WG 1 प्लस WG बाई S इंटू रो W, ये फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत आई इसमें, नहीं आई। चलिए मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा रब कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ये आपने देख ही लिया होगा इससे पहले। ये वाला यहाँ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, इस वाले को। चलिए
वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो रो बल्क हमें कितने दिया है 2.05 ग्राम ग्राम पर ml, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर की बेसिकली, तो हम लोग वही लिख लेते हैं 2.05। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी दी है 2.67 प्लस डब्ल्यू मेरा निकल के आया 0.2028 मल्टीप्लाई बाय जी 2.67 डिवाइडेड बाई, बहुत आसान है, करते जाइए ऐसे ही आप अपने उससे करिए, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल के रखिए जब तक नहीं तो 2028 जी 2.67 डिवाइड बाई एस इंटू, देखिए यूनिट अभी हमें ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ग्राम पर एमएल दिया है, तो इसी तरीके से रो डब्ल्यू इन ग्राम पर एमएल, रो डब्ल्यू इन ग्राम पर एमएल में कितना होता है 1 ग्राम पर एमएल या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वन ऑफ द सेम थिंग। तो यहाँ से मेरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल के आएगा। सॉल्व करिए। यस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखिए, बताइए कितना निकल के आ रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना निकल के आ रहा है, बताइए, मैं भी कर रहा हूँ, बताइए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल के आएगा 95%। 95 मतलब एस की वैल्यू यहाँ पर जो निकल के आ रही होगी वो आ रही होगी 0.95। दिस इज द आंसर। क्या था इसमें बताइए, कुछ भी नहीं था, इसलिए बेफिक्र होकर आप पढ़ते जाइए और अपना आगे काम करते जाइए। इसी तरीके से आपका एक मैं टास्क दे रहा हूँ, अभी मैंने आपको फॉर्मूला वाटर कंटेंट का बताया है, इसी तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। अब आपको उसमें पता करना है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी में M1 M2 M3 M4 है क्या क्या, कुछ नहीं है, बस एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, उसको आप पता करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर से रिवील करूंगा कि मैंने वो आपने पता किया है कि पता कर लिया होगा जिसने, वो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो उसको पढ़ने के अलावा और भी कुछ पढ़ेगा तो एक्स्ट्रा नॉलेज ही गेन कर रहा होगा। जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगा कि उस पिक्नोमीटर टेस्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए पिक्नोमीटर टेस्ट में हम लोग जो M1 M2 M3 M4 है वो क्या लेते हैं। ठीक है, चलिए जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि गेट में ये एक टैक्टिक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो ये घुमा फिरा के इस पर काफ़ी कुछ गेट में क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, तो क्या है इसमें आगे देखते हैं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार। हाँ देखिए, पहले तो समझिएगा इसमें कई सारे टर्म हैं। बोरो एरिया, बोरो एरिया क्या है? बोरो एरिया वो एरिया है जहां से हम लोग सॉइल को लेके आते हैं। ठीक है, क्या बोरो एरिया वो एरिया है जहां से हम लोग सॉइल को लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो गिवन में लिख लेंगे, गिवन बोरो एरिया, बोरो एरिया का डेटा हमें क्या क्या देना है कि उसका वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ है 0.1 और उसकी बल्क डेंसिटी दी हुई है। भाई ध्यान से देख के चलिएगा 1.8। ठीक है, इसको मैं अगर कन्वर्ट कर लूँगा तो ये आएगा 1800 पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। अब एम्बैंकमेंट दिया हुआ है, एक एम्बैंकमेंट का लिख लेते हैं, एम्बैंकमेंट का क्या दिया हुआ देखिए, एम्बैंकमेंट का जो मुझे मॉइस्चर कंटेंट दिया है वही वाटर कंटेंट जो दिया है वो दिया है 0.18 और ड्राई डेंसिटी अब क्या दी हुई है, यहाँ की ड्राई डेंसिटी मुझे दी हुई है, वो दी हुई है 18। डायरेक्ट लेता हूँ मैं बेटा, डायरेक्ट लेता हूँ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि देखिए मिली 10⁻6 है ना मेगा, तो इसको मैं 1000 से अगर मैं 10⁻6 लिखा ग्राम। ठीक है, ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, 1000 डिवाइड करूंगा तो सिंपल से 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, तो वही है 1800। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं 1 मीटर क्यूब ऑफ बोरो सॉइल लूँ, केवल 1 मीटर क्यूब की मैं अगर बोरो सॉइल लूँ तो उसमें मैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करूँगा। ठीक है, ताकि मेरा मॉइस्चर कंटेंट कितना हो जाए मॉइस्चर कंटेंट मेरा इतना पहुँच जाए। मैं मॉइस्चर कंटेंट इतना पहुँचाने के लिए मैं उसमें कितना ग्राम ऑफ वाटर को ऐड करूँगा, किसमें, बोरो एरिया में। तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। सिंपल क्या है कि अगर मैं W1 मुझे पता है इतना है, W2 मुझे पता है, तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि डेल्टा W कितना है, डेल्टा W पता कर लूँ, डेल्टा W हमारा होगा 0.18 माइनस 0.18
1, तो ये कितना आ गया 0.08। और अगर डेल्टा डब्ल्यू ये आ रहा है तो मेरा जो मास, ऐसे करने की वजह में आपको मुझे लगता है टफ लग रहा होगा, मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ। चलिए हटाइए, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते आप, ऐसे सिंपल सा लेके चलते हैं कि W1 का क्या फॉर्मूला है, W2 क्या है, ठीक है। तो W1 हमें पता है क्या, MW1 अपॉन मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। बेटा आप ये ध्यान से रख के चलिएगा, अगर मैं एक मीटर क्यूब का अगर मैं बोरो सॉइल लेके आ रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बोरो सॉइल का 1 मीटर क्यूब लेके आ रहा हूँ और उसको मैं एम्बैंकमेंट में लाके रख रहा हूँ, तो मेरे वॉइड्स कम नीचे ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्या मेरा सॉलिड्स ऊपर नीचे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसलिए जो मास ऑफ सॉलिड्स हैं वो एम्बैंकमेंट में जितने होंगे, 1 मीटर क्यूब, मतलब जो 1 मीटर क्यूब का सॉइल लेके आया हूँ, देखिए पहले तो कंसेप्ट समझिए होगा क्या। ये मेरा बोरो सॉइल था, बोरो सॉइल 1 मीटर क्यूब का, उसको मैंने एम्बैंकमेंट में लेके आया, एम्बैंकमेंट में, ये रहा एम्बैंकमेंट। इसका मुझे वॉल्यूम के बारे में नहीं पता, लेकिन इसकी मुझे डेंसिटी पता है। इसकी डेंसिटी कितनी दी थी, इसकी डेंसिटी देखो, ड्राई डेंसिटी, इसकी ड्राई डेंसिटी निकाल लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो ड्राई डेंसिटी इज रो बल्क 1 प्लस W, ठीक है। तो 1800 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 एंड इट कम्स आउट टू 1636 kg पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी ड्राई डेंसिटी कितनी है, 1636, 1636। और यहाँ पर ड्राई डेंसिटी कितनी है, इसकी ड्राई डेंसिटी देखो कितनी आ रही है, एम्बैंकमेंट की ड्राई डेंसिटी हमने निकाल के रखी हुई है पहले से ही, इन लोगों ने दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 1850। मतलब डेंसिटी बढ़ गई, सॉइल उतनी लेके आए हो 1 मीटर क्यूब की, लेकिन डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमने सॉइल का वॉल्यूम क्या सेम रहा होगा, नहीं, वॉल्यूम कम हो गया होगा। तो कम किस में हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो भैया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो उतरे ही जाएंगे, सॉलिड्स के वॉल्यूम तो ठोस है, वो तो खत्म नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मेरे रिड्यूस होंगे, मतलब उसमें जो पोरोसिटी कम हुई होगी, तो मतलब सॉइल मेरी और डेंस हुई होगी। फील करिए इस चीज़ को। तो हमेशा इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आप लेके आ रहे हैं या फिर मास ऑफ सॉलिड में फर्दर चेंज नहीं होते हैं। तो W1 मेरा ये है, ठीक है, ये पता चल गया। और W2 कितना है, MW2 बाई MS, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर मुझे ये पता करना है कितना चेंज हुआ, तो मैं अगर इसको ऐसे कर लूँ W2 माइनस W1, तो क्या निकल के आएगा मेरा, डेल्टा M, यही तो मुझे चाहिए, कितना मास ऑफ वाटर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, यही तो पता करेगा, डिवाइड बाई MS। तो ये मुझे पता है, अगर मैं MS पता कर लूँ तो क्या मेरा सब निकल जाएगा, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखिए हमें पता है कि जो रो डेंसिटी, जो ड्राई डेंसिटी होती है वो होती है MS डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमें बल्क सॉइल का कितना दिया था, 1 मीटर क्यूब दिया है। ड्राई डेंसिटी हम लोग निकाल चुके, कितनी, 1636। बेटा बोरो सॉइल का 1 मीटर क्यूब दिया है, ठीक है, 1636। MS हमें पता करना है, ये 1 दिया है, तो MS कितना हो गया, 1636 kg। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए डेल्टा MW कैसे निकलेगा। डेल्टा MW में हमने क्या किया, डेल्टा MW क्या हो गया, अब 0.18 माइनस 0.1, ठीक है, इंटू 1636 kg में आ गया, ये इसमें आ गया kg में। तो कितना आएगा बताओ जल्दी, kg में, kg में निकल के आएगा ये 130.88 kg। मतलब मुझे 1 मीटर क्यूब में इतना मास ऑफ वाटर ऐड करना है। देखिए इसने अमाउंट ऑफ वाटर पूछा, अमाउंट मतलब मास में नहीं पूछा, अमाउंट कितना मीटर क्यूब में पूछा, ठीक है। तो मीटर क्यूब में हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हमें डेल्टा MW पता चल गया, इसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डेल्टा VW हमें पता चलने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी से डिवाइड कर दो 1000 से, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.13 मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। आपको समझ में आया ये कहाँ तक कैसे हुआ, कैसे हुआ, बहुत आसान तरीका है ये। देखिए ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है कि मास ऑफ सॉलिड आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे, इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी आपके चेंज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आप उठा के जो ले आ रहे हो वो वॉइड्स में चेंज होगा, हवा में। सॉलिड्स थोड़ी ना, कहाँ जाएंगे सॉलिड, सॉलिड तो वहीं के वहीं रहेंगे। तो इसलिए हमेशा मास ऑफ सॉलिड्स में चेंज नहीं होगा या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में चेंज नहीं होगा, केवल किस में चेंज होगा, वॉइड्स में, वॉइड्स में चेंज होगा। देखिए अभी इसका एक पार्ट खत्म हुआ है, ठीक है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि कितना क्यूबिक मीटर ऑफ एक्सकेवेशन रिक्वायरमेंट है
इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉम्पैक्टेड एम्बैंकमेंट। मतलब अब वो ये कह रहा है कि मुझे कॉम्पैक्टेड एम्बैंकमेंट मेरा 1 मीटर क्यूब का है। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, वहीं पे चलते हैं वापस वाइट स्क्रीन पे आराम से। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो एम्बैंकमेंट है, देखिए बोरो सॉइल, इसका वॉल्यूम हमें पता करना है। ठीक है, इसका हमें क्या क्या पता है, वाटर कंटेंट पता है कितना है 0.1। इसकी ड्राई डेंसिटी हम लोग पहले पता कर चुके हैं कितनी 1, इसकी ड्राई डेंसिटी हम लोग पता कर चुके हैं 1636 kg पर मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि जो एम्बैंकमेंट हम लोग जो बना रहे हैं, एम्बैंकमेंट हम जो बनाएंगे, इसकी ड्राई डेंसिटी रो डी, इसकी ड्राई डेंसिटी हमें पता है 1850 क्वेश्चन में दी है kg पर मीटर क्यूब है। और इसका जो टोटल जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब का। तो हमें ये पूछा है कि यहाँ से मैं वॉल्यूम कितना लेके आऊँ कि 1 मीटर क्यूब का इतनी ड्राई डेंसिटी पे एम्बैंकमेंट बन जाए। और इसका जो वाटर कंटेंट है वो भी हमें दिया है, वाटर कंटेंट है 0.18%। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत आसान है। आप एक काम करिए, इसमें क्वेश्चन में आपको जी की वैल्यू दी है, नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग रोडी इज मास ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्या यही है? टोटल वॉल्यूम हमें पता है, क्या मैं यहाँ से मास ऑफ सॉलिड निकाल लूँगा? बिल्कुल निकाल लूँगा। ये देखो अभी मैं पता करता हूँ मास ऑफ सॉलिड कितना आ गया। तो रोडी इज 1850 kg पर मीटर क्यूब। मास ऑफ सॉलिड पता करना है और 1 मीटर क्यूब ये गिवन है। तो यहाँ से मास ऑफ सॉलिड मेरा कितने निकल के आ गया 1850 kg पता चल चुका है। ठीक है, 1850 जो कि चेंज नहीं हुआ। अब की बार मेरा वाटर कंटेंट कितना है, यहाँ पर डेंसिटी इतनी है, वहाँ पर डेंसिटी है हमारी रोडी इज 1636 kg पर मीटर क्यूब, ये रोडी है। ठीक है, अब की मास ऑफ सॉलिड मेरा यही है, मास ऑफ सॉलिड मेरा यही है। ठीक है, ये देखिए तो 1636 हमने किया, मास ऑफ सॉलिड मेरा कितना आया 1850 मेरा मास ऑफ सॉलिड्स है। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये टोटल वॉल्यूम में बोरो सॉइल था, ये टोटल वॉल्यूम में एम्बैंकमेंट था। तो मुझे अब क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम में बोरो सॉइल निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम में बोरो सॉइल कितना आएगा, देखिए मास ऑफ सॉलिड में फिर से कह रहा हूँ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम में बोरो सॉइल होगा हमारा 1850 डिवाइडेड बाई 1636। तो हमें कितना वॉल्यूम में बोरो सॉइल लेके आना पड़ेगा ताकि हम लोग 1850 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी का 1 मीटर क्यूब एम्बैंकमेंट बना सकें। फिर से बता रहा हूं, तो हमें कितना 1636 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी का बोरो सॉइल लेके आना पड़ेगा ताकि हम 1850 डेंसिटी का 1 मीटर क्यूब एम्बैंकमेंट बना सकें। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा, आंसर निकल के आ रहा है 1.13 मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। बात समझ में आई किस तरीके से हमने कंसेप्ट यूज किया कि हमारा मास ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होगा? समझ में आई आपको बात को? बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये अगला क्वेश्चन फिर से इससे अलग है। ठीक है, तो और उससे और फर्दर कंसेप्ट होगा। यहाँ तो हमने मास ऑफ सॉलिड का यूज किया, अगली बार आप देखिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड दिस इज द लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर टुडे सेशन। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें गेट में 2015 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें लोगों के ट्यूबलाइट जल गई थी, कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको समझते चलिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है, देखिएगा कह रहा है कि देखिए फिर से वही है, बहुत आराम से 2 बोरो साइड दी हुई है ए बी। पहले तो बोरो साइड बना लेते हैं। बोरो साइड दी हुई है, कौन कौन सी दी हुई है, ए दी हुई है, बी दी हुई है। ठीक है, बोरो साइड दी हुई है ए बी। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझते चलिएगा। इसका क्या क्या दिया हुआ, वर्ड रेशियो दिया हुआ। वर्ड रेशियो ए का वर्ड रेशियो हमें दिया हुआ 0.8 और बी का वर्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 0.7। इसके अलावा देखिए और क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ का वाटर कंटेंट हमें गिवन है। वाटर कंटेंट कितना गिवन है, वाटर कंटेंट एक का दिया हुआ है हमें 20% और दूसरे का वाटर कंटेंट दिया हुआ है हमें 15%। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, ये पढ़ते चलिए। ठीक है, अब कह रहा है द फिल एट द एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन विल हैव टोटल वॉल्यूम। मतलब अब जो हमें एम्बैंकमेंट बनाना है यहाँ पर,
यहाँ जो एम्बैंकमेंट बनाना है उसका जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए 10,000 मीटर क्यूब का, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होनी चाहिए और इसकी जो बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी बल्क 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 फिर से सुनते चलिएगा 2000 केजी पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। बेटा कन्वर्ट कर लिया, थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। और इसका जो वाटर कंटेंट है वो भी हमें दिया है, वाटर कंटेंट दिया है 22% दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पूछा डिटरमाइन द सॉइल टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम बोथ दी एरिया। अगर मैं बोथ दी एरिया से सॉइल एक्सकेवेट करूँ तो कितनी सॉइल मुझे एक्सकेवेट करनी होगी। देखिए बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग ए और बी दोनों लेके चलते हैं। काम करते हैं, इसको इसी तरीके से टेबल फॉर्मेट में लिख रहने देते हैं, टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं। सॉरी फॉर द लेट। टेबल फॉर्मेट में तो मुझे अब ये निकालना है कि कितना वॉल्यूम इसका मुझे एक्सकेवेट करना होगा ताकि मैं इसके एम्बैंकमेंट के लिए मैं 10,000 मीटर क्यूब बना सकूं उसकी पर्टिकुलर डेंसिटी के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे देखिए यहाँ के वॉइड रेशियो मुझे पता है, लेकिन मुझे इस एम्बैंकमेंट का वॉइड रेशियो नहीं पता है। वॉइड एंड एम्बैंकमेंट का वॉइड रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ का पहले वॉइड रेशियो निकालूंगा। तो वो मुझे किससे निकालूंगा, ड्राई डेंसिटी से। तो पहले तो इसकी मैं ड्राई डेंसिटी निकालूंगा। ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए जब मैं आपको बता चुका हूँ, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। तो ड्राई डेंसिटी यहाँ से क्या निकल के आई, 2000 डिवाइड बाई 1.22, वो निकल के आई मेरी 1639.34 kg पर मीटर क्यूब। ये मेरी ड्राई डेंसिटी निकल के आई। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। सारी वैल्यू पता पुट करिए, देखिए जी की वैल्यू ये रही, रो डब्ल्यू आपको 1000 पता है, ई निकालिए, रो डी आपकी 1639.34 के बराबर है। तो यहाँ से आपका ई की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, 2.65 1639.34। आपकी जो ई की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 0.616, यहाँ से आपकी ई निकल आई। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, ई पता है, मैं ई ऑफ एम्बैंकमेंट पता है, ई ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, उसका फॉर्मूला होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। दोनों तरफ 1 1 प्लस कर दो, 1 1, दोनों तरफ +1, इधर भी एक बार रब करके दोबारा लिख देते हैं वरना समझ में नहीं आएगा बाद में। दोनों तरफ हमने क्या किया, +1 किया, यहाँ +1 किया और यहाँ भी +1 किया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऊपर जाएगा तो वी प्लस वी एस क्या बन जाएगा, टोटल वॉल्यूम। तो 1 प्लस ई कितना बन गया, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 0.616, टोटल वॉल्यूम हमें बताता है कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मेरा कितना निकल आया, 10,000 बाय 1.616। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मेरे पास जो अवेलेबल है वो 6188.11 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब फिर से ध्यान रखिएगा बेटा, ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, यही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हम लोग बोरो सॉइल से नहीं लेके आएंगे, हमारा चेंज किसमें होगा, केवल वॉइड्स में। मैंने यही समझाना चाह रहा था। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। ए की बात कर लेते हैं, ए की, ए का वॉइड रेशियो कितना है 1.8, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 0.8, ठीक है। टोटल वॉल्यूम हमें पता करना है ए का, डिवाइड बाय सॉलिड्स हमारे पास पता ही है 6188.11, ये हमें पता ही है। तो यहाँ से वी ए कितना निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड बोरोड फ्रॉम द बोरो सॉइल ए, बोरो एरिया ए, बोरो एरिया ए से हम लोग कितना लेके आएंगे, मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको मुझे लेके आना पड़ेगा 1138.61 मीटर क्यूब। तो ये आंसर हमारा आ गया 1138.61 मीटर क्यूब का। इसी तरीके से अगर मैं बी का निकालूं, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसलिए अकोमोडेट कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो बी हम लोग यहाँ से निकालेंगे, सिंपल सा, जैसे यहाँ फॉर्मूला बनाया था वैसे यहाँ पर है, क्या उसका भी वॉइड रेशियो दिया है मुझे 0.7। फिर से सॉइल में हमें देखिए क्या कर रहा है, वो अलग अलग बोरो एरिया, तो वो ये कह रहा है कि अलग अलग बोरो एरिया से ही अगर मैं 10,000 मीटर क्यूब का एम्बैंकमेंट बनाऊँ, अगर तो मैं ए से कितना लेके आऊँगा, अगर मैं
ये एक पार्ट हो गया। फिर से वो कह रहा है कि अगर मैं 10,000 मीटर क्यूब का एम्बैंकमेंट बनाऊं तो मैं 20 से कितना ला पाऊंगा, तो दोनों में अलग अलग कितना मेरे को वॉल्यूम चाहिए होगा वो ये पूछ रहा है। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाई 6188.11 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए वी बी कितना निकल के आया, वी बी हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पर हमारा वी बी निकल के आया 10519.8 मीटर क्यूब। ये हमारा वी बी निकल के आया। तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ 10519.8 मीटर क्यूब। ये मेरा वी बी निकल के आ गया। तो अब पहला पार्ट खत्म हो चुका है कि कितना वॉल्यूम लेके आऊंगा। देख रहे हो यहाँ पर आपका वॉल्यूम जो है ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू जितना वो एम्बैंकमेंट है। क्यों? क्योंकि एम्बैंकमेंट की सॉइल डेंस कर दी गई है। अगर आप जब इससे ड्राई डेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बोरो साइड की जो सॉइल है वो बेसिकली बोरो में ऐसे पड़ी रहती है ना, तो वो उतनी डेंस नहीं होती है। हम साइड को कॉम्पैक्ट करते हैं तो वो थोड़ी फर्दर डेंस हो जाती है। देखिए अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ही इसी से रिलेटेड समथिंग आपके 2015 वाले गेट में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन। थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों इज ₹200 पर 100 मीटर क्यूब फॉर एरिया 1 एंड ₹220 पर 100 मीटर क्यूब फॉर एरिया 2, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। तो बेटा मैं उधर वाला पार्ट थोड़ा रब कर दे रहा हूँ राइट हैंड साइड का, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब मुझे इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैं पूरा रब कर देता हूँ। मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है मुझे ये टेबल मैंने लिख लिया है, इसलिए इतना एरिया को मैं रब कर देता हूँ। इतने में आई थिंक मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसी में पढ़ते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कितना मेरा सॉइल कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिकल होगी, वो ये पूछ रहा है। तो पहले तो एक ही बात कर लेते हैं, सिंपल सा। तो ए के लिए पर 100 मीटर क्यूब का कितना है, 200 डिवाइड बाय पर 100 का ₹200 पर 100 मीटर क्यूब। लेकिन और लाए कितने हो 11138.61। तो टोटल की कॉस्ट कितनी निकल के आई, 11138.61। आपकी इसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 22,227, ठीक है। अगर मैं यहीं पर सॉइल बी लूँ, सॉइल बी का लूँ, तो वो कह रहा है कि 220 हो चुका है पर 100 220 मीटर क्यूब पर 100। ये भी मीटर क्यूब में था तो मीटर क्यूब कैंसिल। और ये आप सॉइल लेके आए हो 10519.8। तो आपकी ये इसका रुपीज़ निकल के आएगा आपका 23,143.5 से। और आप देख पा रहे हैं कि ये वाली सॉइल ज़्यादा वॉल्यूम होने के बावजूद हम डायरेक्टली ये नहीं कह पाते कि भैया ये वाली सस्ती पड़ेगी। आप देख रहे होंगे कि ये मेरे को 23,000 में मिल रही है सॉइल बी, और जो सॉइल ए है वो मुझे ये केवल 22,000 में ही मिल रही है। तो कौन सी ज़्यादा इकोनॉमिकल हुई। हैंस नीचे लिखना होगा, हैंस सॉइल A is more economical. Soil A is more economical. So this is all about, आज मेरा ये पूरा ख़त्म किया अपना जो सॉइल प्रॉपर्टी थे उसके सारे क्वेश्चन जितने में मैक्सिमम कवर करा सकता था। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके गेट और ईएससी के क्वेश्चन भी हम लोग अपने मे बी 3rd लेक्चर में हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो अब आज तक के लिए ये था। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, सबसे ज़रूरी है इसको आप सब्सक्राइब करिए। और आप चाहते हैं कि मेरे फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो बेल आइकन पे भी आप क्लिक करके ये आपको मेरे लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये जो एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये जो कोड है वो SMYT है, SMYT, ये SZ नहीं है, ठीक है, वो है SMYT, ये मेरा कोड है, ठीक है। SMYT मेरा कोड है, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो
सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, और आप चाहते हैं कि मैं अगले लेक्चर में कुछ और कोई और क्वेश्चन कवर करूं, या फिर आप चाहते हैं क्या कहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ाऊं, तो आप उस पर कमेंट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और पसंद आया हो और ज़्यादा आप डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं जियोटेक, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक हुआ है, मैं एक एक टॉपिक एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, तो आप अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करिए, वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लीजिए, और अगर आप मेरा कोड डालेंगे SMYT तो आपको 1 साल का या 2 साल का कोई भी आप लेंगे तो आपको 10% आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपने फेस पे बिना जब भी बाहर जाएं सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फेस पे मास्क कपड़े का या कुछ भी लगाएं, अपने आप सेफ रहिए। ठीक है। लोगों से ज़्यादा बात नहीं करिए, और जितना चाहें घर पे रहिए, घर पे बैठ के आप पढ़ाई करिए, इसलिए आपके लिए अनअकैडमी सबसे बेस्ट है। सो होप यू लाइक द लेसन। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।